हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आप सभी को यहाँ पे आज का टॉपिक देखकर अंदाज़ा तो हो ही गया होगा आज हम लोग क्या करने वाले हैं। जी हाँ, अभी जो इंडियन कोस्ट गार्ड 2021 के लिए जो नई भर्ती आई है ना, उसके आज हम एक सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप एक सैम्पल पेपर करा दीजिए, हम देखना चाहते हैं। तो ठीक है, फिर आज करते हैं। तो आज भले ही थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए, तो आपको क्या करना है, आराम से बैठ के कॉन्सेप्ट सीखना है। क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है ना, मैं वो पूरी कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, आपको आज के सेशन में सीखने को बहुत मिलेगा अगर आप पर्टिकुलरली इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो। और इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी की कौन सी सब्जेक्ट हम लोग करने वाले हैं, आई मीन सेक्शन 2 का हम लोग मैथमेटिक्स करने वाले हैं, जो कि 25 मार्क्स के आते हैं। 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन होते हैं और 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन फिजिक्स के भी होते हैं। तो टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, आपको हाफ एन आवर के अंदर करना होता है। 30 मिनट के अंदर आपको 50 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं सेक्शन 2 में। और ये सेक्शन 2 जो है सिर्फ जीडी वालों के लिए है। नौवीं जीडी जो है जनरल ड्यूटी वालों के लिए ये सेक्शन 2 लागू होता है ना। तो आज हम लोग इसी सेक्शन 2 का देखने वाले हैं, मैथमेटिक्स सेक्शन। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, आपको ऊपर क्वेश्चंस दिख जाएंगे। ठीक है, और हर क्वेश्चन में 4 चॉइस रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ कोर्स। तो आपको उसमें से एक क्वेश्चन टिक करना है। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी का शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन ऊपर दिख जाएगा। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 √1 + sin x / 2 dx इज। तो यहाँ पे ये जैसे कि आपको पता है इंडियन कोस्ट गार्ड का जो जीडी का जो है एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम जो है वो क्या करता है, सेक्शन 2 का जो है वो 10+1 और 10+2 के लिए, आई मीन 11th और 12th का सिलेबस लेकर वहाँ से वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन जो आपका इंटीग्रेशन चैप्टर से है, जो कि क्लास 12 से है, डेफिनेट इंटीग्रेशन से है ना। तो पहले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 0 से 1 है और आपका इंटीग्रेशन का फंक्शन है 1 + sin x / 2 dx, है ना, यही है ना। हाँ, अब इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू बताना, आपको ऑप्शन दिख जाएगा वहाँ पे। हम सॉल्व करते हैं और जो भी वैल्यू आएगा उसके हिसाब से ऑप्शन हम लोग टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये हुआ। अब आपने अभी तक जो भी इंटीग्रेशन पढ़ा है उसके लिए ये डायरेक्ट फार्मूला आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, है ना। तो इसको आपको उस फॉर्म में लेके आना है जिस फॉर्म में आप इंटीग्रेट कर पाए आसानी से। ठीक है, अभी यहाँ पे डिस्कशन में भले ही समय ज़्यादा लग जाए, तो आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना समय तो एग्जाम में रहता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी हम लोग सीख रहे हैं। अगर डायरेक्ट हमको करना रहता तो हम डायरेक्ट करके निकल जाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए ये हुआ। तो अब इसको हम लोग इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं जिस फॉर्म से कि हमारा काम बन जाए, है कि नहीं। काम बन जाए इन द सेंस कि हमारा इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ जाए, जिसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकें। ये हुआ। तो जैसे जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, 1 + sin 2x, 1 + sin x, 1 प्लस के साथ जब भी साइन आ गया तो आपके दिमाग में एक ये होना चाहिए कि इसको हम a+b² के फॉर्म में ला सकते हैं क्या। जैसे देखिए, अगर जैसे ये sin x / 2 है ना, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, sin 2a। sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है भाई, sin 2a का होता है 2 sin a cos a, है कि नहीं, 2 sin a cos a। और ये जो सैम्पल पेपर है ये इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से द्वारा मैंने डाउनलोड किया, वहाँ से डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, तो आप बिल्कुल ही फिक्र ना कीजिए, एकदम ये जेन्युइन क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ये हुआ। sin 2a = 2 sin a cos a होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ sin x / 2, अब sin x / 2 है, तो क्या ये इस फॉर्म में आ रहा है क्या, तो देखने से तो नहीं आ रहा है। लेकिन क्या हम इसको इस फॉर्म में बदल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 2, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया sin 2x / 4। बन गया कि नहीं बन गया, sin 2x / 4। अगर हम इसको अब a मान ले, इसको अब a मान ले, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin x / 4 और फिर ये cos x / 4। ये चीज़ें तो क्लियर हो गई ना, 2 sin x / 4 और cos x / 4। कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है, हमने यहीं से इसको ले लिया। ठीक है, अब
ये तो एक चीज़ आ गया। अब इस 1 को कुछ कर सकते हैं क्या, इसके हिसाब से हम बदल 1 को लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर 1 है तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर होता है 1 का, है कि नहीं। अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर रहना चाहिए और थीटा चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन दोनों सेम रहे, थीटा कुछ भी हो जाए सेम रहे तो वो हमेशा 1 होगा। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर x/4 प्लस कॉस स्क्वायर x/4, है कि नहीं। ये थीटा है, इसको हम थीटा मान लेते हैं, है कि नहीं। अब दोनों एंगल सेम है और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के लिए है तो ये तो भाई हमेशा बराबर 1 ही होगा ना। तो एक ये चीज़ें हो गई। अब इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। देखिए क्या निकल के आता है। जैसे आपका 0 से 1 हुआ, √1 के लिए क्या रख सकते हैं हम, ये रख सकते हैं साइन स्क्वायर x/4 प्लस कॉस स्क्वायर x/4 प्लस साइन x/2 के लिए हम क्या रखेंगे, ये चीज़ें रखेंगे ना, क्योंकि यहाँ से ये साइन x/2 के से ही तो ये आया था पूरा। लिहाजा आपका 2 साइन x/4 कॉस x/4, है कि नहीं। देखिए अब ये a² है, ये b² है, ये 2ab हो गया ना, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। ये क्या फार्मूला बन गया, आपका बन गया 0 से 1, ये आपका बन गया √ साइन x/4 प्लस ये ब्रैकेट में कॉस x/4 का होल स्क्वायर है ना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अभी स्क्वायर स्क्वायर कट जाएंगे। अब आपका फंक्शन नॉर्मल फंक्शन में आ गया जिसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। 0 से 1 साइन x/4 प्लस कॉस x/4 dx, है ना। ये सब dx में ही चल रहा था अभी तक, dx। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या, तो हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो लीजिए कीजिए। जब इसको इंटीग्रेट हम करते हैं तो साइन x/4, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं वो कर देता हूँ यहाँ पे माइनस कॉस x/4, है ना, होल डिवाइडेड बाई, अब x का जो कोफिशिएंट रहता है उससे हम डिवाइड करते हैं, आपको पता ही है। तो ये 1/4 हो गया प्लस अब कॉस x/4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सर कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन। सबसे पहले मैं साइन x/4 कर लेता हूँ और फिर x का जो कोफिशिएंट है उसे हम डिवाइड कर लेंगे, तो हो गया फिर 1/4। ये इंटीग्रेट हो गया। अब लिमिट पुट करें कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। समझ में आया क्या बात, जी हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसको लिमिट पुट करके देखते हैं। तो लिमिट पुट करने से पहले मैं ये 4 का जो भी चक्कर है इसको ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। आई मीन ऊपर करने का मतलब ये है कि इसको हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका -4 कॉस x/4 प्लस 4 साइन x/4, ठीक है। ये हो गया 0 से 1। समझ में आएगा, ये हो गया क्लियर। अब वैल्यू पुट कीजिए। वैल्यू पुट करने से क्या आएगा, सबसे पहले अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो इसमें क्या आएगा, ये आपका निकल के आएगा -4 कॉस 1/4, है ना, प्लस 4 साइन 1/4, ये आ गया। ये एक चीज़ आ गया। अब माइनस अपर लिमिट पुट करने के बाद माइनस, अब लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट पुट कीजिए। इसमें क्या आ जाएगा, -4 कॉस, 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये आपका आएगा 0/4 प्लस 4 साइन। अब जब हम ये साइन में 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 0/4, है कि नहीं। ये निकल के आ गई क्या, बिल्कुल आ गया। तो यहाँ से क्या होगा, ये आपका निकल जाएगा -4 कॉस 1/4 प्लस 4 साइन 1/4 माइनस, अब कॉस 0/4, 0 कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है ना, तो यहाँ पे ये निकल के आ रहा है -4 इंटू 1, -4 हुआ, प्लस साइन 0/4 0, और साइन 0 क्या होगा, 0 होगा, तो ये पूरा 0 हो गया, राइट। तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर क्या निकल के आ रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगर मैं इसको 4 को इधर लाऊं, चाहे फिर इधर रहने देते हैं, 4 कॉस 1/4 प्लस 4 साइन 1/4 प्लस 4। अब ऑप्शन में कुछ कर सकते हैं, अभी इसको फर्दर नहीं काट सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। और ऑप्शन में आपको ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है।
अब जब ऐसा नहीं दिख रहा है, आपके आंसर नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, नॉन ऑफ दिस ही कीजिएगा ना। तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है, डी, नॉन ऑफ दिस। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको लगता है कहने कुछ गड़बड़ था, लेकिन आप क्वेश्चन को कभी गलत नहीं कह सकते हैं। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप नॉन ऑफ दिस कीजिए और आगे निकलिए। यहाँ पे अगर 0 और 1 के जगह पे कुछ एंगल्स के वैल्यू रहते, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एंगल पुट करता कॉस के साथ और साइन के साथ, तो ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यू आता इसका, है ना। लेकिन अभी हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, तो आप इसको क्वेश्चन को गलत मत कीजिए। आपके पास ऑप्शन में नॉन ऑफ दिस दिया हुआ है, आप नॉन ऑफ दिस को टिक कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको वहाँ पे दिख जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। आपको लग रहा हो कि हम हिंदी में क्वेश्चंस नहीं बता रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश में बता रहे हैं। तो एक चीज़ देखिए, मैथमेटिक्स जो है ना, आप हिंदी का हो या फिर इंग्लिश का हो, है ना, आप क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के लिए कुछ एकदम अलग से लैंग्वेज डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि सर आप हिंदी में बताइए, इंग्लिश में बताइए, ऐसा कोई बात नहीं है। आप क्वेश्चंस देखिए, समझिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं। अब उतना नॉर्मल इंग्लिश तो आप समझ ही सकते हैं ना, क्लास 12 पास कर लिया है, अब नॉर्मल इंग्लिश तो उतना छोटा मोटा इंग्लिश तो समझ ही सकते हैं, कोई हाईफाई इंग्लिश तो है नहीं इसमें। तो क्वेश्चन बोल रहा है द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला x इक्वल्स टू 4 - y² एंड y एक्सिस इन स्क्वायर यूनिटीज। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो आपके दिमाग में एक फिगर बननी चाहिए, एक चित्र बनना चाहिए। जैसे कि इसमें क्या बोला कि दो कर्व दिया है, एक x इक्वल्स टू 4 - y² बोला है, ये मान लो एक 1 है, और दूसरा है y एक्सिस है ना, ये मान लो 2 है। अब इन दोनों को मिला के कैसा डायग्राम बनाना है, और फिर दोनों के बीच का जो कॉमन एरिया आएगा ना, उसका आंसर हम लोग को निकालना है स्क्वायर यूनिट में। तो एरिया का तो जाहिर सी बात होती है स्क्वायर यूनिट होगा, तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो चलिए फटाफट कर लेते बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर हम इस चीज़ को प्लॉट करें ग्राफ पे, तो प्लॉट करना तो मैं नहीं सिखाऊंगा, लेकिन आप ये समझिए कि जब आप प्लॉट करते हैं ना, तो ये कुछ ऐसा निकल के आता है, ठीक है। अब अगर मैं वो सिखाने लगूँ तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन ये जो सिखाऊंगा मैं ज़रूर। अभी हमारे साथ आप जुड़े रहिए, आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। लेकिन फ़िलहाल यूँ समझिए कि ये एक पैराबोला बनाता है, और पैराबोला ये इस टाइप का बना रहा है, जो कि यहाँ का वैल्यू ये क्या है, यहाँ पे y तो 0 है ना, जब y 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 0 हो गया। और ये क्या है, यहाँ पे x 0 है, जब x 0 करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा +2 और -2, है ना। +2 है, y² इक्वल्स टू 4 होगा, तो y बराबर कितना होगा +2 या -2 होगा। तो यहाँ पे आ गया आपका 0 2, और यहाँ पे आ गया आपका 0 -2, ठीक है। अब इंटीग्रेट करते हैं, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 12 का। तो अब यहाँ से ये निकल के आ रहा है मेरे दोस्त कि आप इंटीग्रेट कीजिए, उस फंक्शन को यहाँ पे रखिए जिसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। जैसे कि हम मानिए कि y एक्सिस के अलोंग बोल रहा है ना, y एक्सिस के अलोंग बोल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले मैंने डिवाइड कर लिया। अब अगर डिवाइड यहाँ पे है, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन होना चाहिए, y का फंक्शन होना चाहिए ऑफकोर्स। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे x डिवाइड कर लेता हूँ। x डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हम x को इंटीग्रेट कर रहे हैं dy के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब ये x जो है ये y का फंक्शन है, यहाँ पे 4 - y² आ रहा है ना। तो अब हम ये कहाँ से कहाँ, जिसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं उसी का हम लेंगे मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू, उसका रेंज कितना तक आ रहा है। तो ये एरिया हमको निकालना है, और ये एरिया के लिए y कहाँ से कहाँ तक है, तो सर -2 से लेकर +2 तक है, -2 से लेकर +2 तक है ना। और ये x डिवाइड मैंने इसलिए किया क्योंकि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -2 से +2, और ये x जो है x 4 - y² dy है कि नहीं। 4 - y² दिया हुआ था ना आपको क्वेश्चन में, बस वहीं से आया। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का मेन दिक्कत यही है कि आपको डायग्राम आपके दिमाग में बनना चाहिए। अगर वो डायग्राम बन गया तो फिर इसके इंटीग्रेशन बहुत इजी होता है, ठीक है। अब जैसे इसको हम अगर इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन निकल के क्या आता है, ये हो जाएगा 4 - y², तो ये हो जाएगा आपका 4y हो गया, और -y² का ये हो जाएगा y³/3, है ना, -2 से 2। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करना मैं नहीं सिखा रहा, ये आपको अलग से सीखनी होगी, लेकिन मैं सिखाऊंगा ज़रूर, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो, क्योंकि आज का बस ये सैम्पल डिस्कशन है, ठीक है। चलिए
तो अब ये हो गया, तो अब यहाँ पे लिमिट पुट कीजिए। जब लिमिट पुट करेंगे आप तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, सबसे पहले अपर लिमिट पुट कीजिए, 4 2 = 8 माइनस 8/3 अपर लिमिट पुट कर दिया मैंने, माइनस अब लोअर लिमिट पुट कीजिए, लोअर लिमिट माइनस पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 हो गया। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस, लेकिन -2 का होल क्यूब -8 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 8/3 हो गया, ये है कि नहीं, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर हम, तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 8, इसको ऐसे करते हैं, 8 - 8/3 और ये क्या हो गया, +8 हो गया, और ये आपका -8/3 हो गया, है ना। इसका पूरा एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम आपने लिया 3, तो ये 24 - 8 + 24 - 8, ये कितना निकल के आ रहा है, ये आपका आ गया 24 + 24 48, 48 - 16 ये आपका आ गया 32, 32/3। कोई ऑप्शन है कि आपका 32/3, तो बिल्कुल है, आपका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी 32/3 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, और अगला क्वेश्चन ये बोला, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रहे हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि आज हमको लगातार 25 क्वेश्चन करने हैं तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन हम अपने तरीके से टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx - x dy by y = 0, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। आपको ऊपर क्वेश्चंस दिख रहा होगा, देखिए क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए और हम फटाफट अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, कैसे बनाते हैं सॉल्व क्वेश्चन, इसको हम अगले क्लास में कभी भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपका निकल के आ गया y dx - x dy by y = 0, ये आपको क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो y उधर जाके 0 हो गया, सबसे पहली बात तो ये होगा y dx - x dy = 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको उस तरफ ले जाइए, y dx = x dy। अब जैसे कि आपको पता है जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं वो उसी का फंक्शन होना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे x dy है तो इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, राइट, ये तो बेसिक सी चीज़ है। तो हम ऐसा कोशिश करते हैं कि x वाले को dx के साथ रख लेते हैं और y वाले को dy के साथ रख लेते हैं, उसके रिस्पेक्टिव एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/x dx = 1/y dy। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये आपको एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, लेकिन यहाँ पे हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको समझाना है। तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, 1/x dx = इंटीग्रल ऑफ 1/y dy, है ना। ये दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करके आपका क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है 1/x dx का क्या होगा, ये होता है log x = ये होगा log y। अब आप बोल रहे हैं सर ये तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट भी आना चाहिए, तो बिल्कुल लो भाई, मैंने कांस्टेंट रख दिया log c1। कांस्टेंट तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ ना, मैंने log c1 रख दिया, क्या दिक्कत है। ये log c1 इसलिए रखा क्योंकि जब भी हमारे आंसर्स log के फॉर्म में आते हैं तो हमको कांस्टेंट भी log के फॉर्म में रखना होता है, ठीक है। ये हो गया। अब y को इधर लेके आइए, ये क्या हो जाएगा log x - log y, है ना, ये हो गया log c1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक log का प्रॉपर्टी होता है log x/y का। अब ये क्या होता है ये मैं अभी नहीं बताने वाला, फिर कभी। log x/y ये हो गया आपका log c1, है कि नहीं, log c1 हो गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जब log x/y = log c1 हो रहा है तो आप यहाँ से x/y = c1 कर सकते हैं ना, क्योंकि इन्हीं दो का वैल्यू तो log के लिए बराबर रहता है, दोनों वैल्यू भी सेम होंगे। ये आपका आ गया कितना, एक c1 को इधर लाइए, y को इधर ले जाइए, क्या हो जाएगी ये 1/c1x = y, है ना, ये आ गया। अब यहाँ से अगर मैं बोलूँ y = 1/c1x और यहाँ से अगर मैं लिख दूँ y = cx, क्योंकि आपको हमेशा ना कांस्टेंट जो है वो कैपिटल C के फॉर्म में दिखने को मिलता है, ठीक है। और ये 1/c1 को तो मैं भाई c लिख सकता हूँ ना, क्योंकि कांस्टेंट है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ c = 1/c1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में देखिए आपका कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, तो ये आपका ऑप्शन सी y = cx। देखिए हमने ऑप्शन देख लिया था, ऑप्शन देखने के
हिसाब से हमने इस तरीके से सॉल्व किया, ठीक है, इस तरीके से इसको लाने की कोशिश की। तो आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट मैच कर रहा है। वहाँ पे वाई माइनस सी एक्स लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली वाई इक्वल्स टू सी एक्स है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वाई इक्वल्स टू सी एक्स, ठीक है। चलिए 3 क्वेश्चन हो गए फटाफट। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। और चौथा क्वेश्चन ये बोल रहा है 3 सेट्स, ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हर तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। इंटीग्रल से पूछ लिया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से पूछ लिया भाई साहब, है ना। हर जगह से लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं उठा के। तो आपको क्या करना होगा, सारे चैप्टर की तैयारी अच्छे से करनी होगी, क्योंकि हर जगह से क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं हमारे पास। तो अभी जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। और सेट थ्योरी में ये बोला जा रहा है कि इफ़ ए बी सी बी 3 सेट्स सच डैट A union B equals to A union C and A intersection B equals to A intersection C, है कि नहीं। तो यहाँ पे जब ये क्वेश्चन आ गया है तो हम एक बार लेते हैं A union B equals to A union C बोला ना। और क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया हुआ है, A intersection C equals to B intersection, A intersection C equals to ए इंटरसेक्शन बी, हमने उल्टा लिख दिया, ए इंटरसेक्शन सी को इंटरसेक्शन बी लिखा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी ठीक है। अब ये दोनों चीज़ है, अब ये दोनों का मैं क्या करता हूँ ना, दोनों का अलग अलग से इंटरसेक्शन लेते हैं, एक बार बी के रिस्पेक्ट में, एक बार सी के रिस्पेक्ट में। क्योंकि आप अपना ऑप्शन देखिए, इसमें ए बी सी तीनों से रिलेटेड दिया, ठीक है। एक बार हम क्या करते हैं, एक बार इसको बी से दोनों तरफ इंटरसेक्शन कर लेते हैं, अगली बार एक बार सी से करेंगे, देखते हैं क्या निकल के आता है। जैसे कि ये है ना। तो दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, ए यूनियन बी कर दिया, इंटरसेक्शन सी कर दिया, इधर भी क्या कर दिया, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी कर दिया। अब देखिए ए यूनियन सी है, ए यूनियन सी कुछ है, और उसके साथ सी का अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो भाई ये तो सी ही आएगा ना, कोई डाउट ही नहीं इसमें। और ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हो जाएगा, ये ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये सेट का प्रॉपर्टी होता है, पढ़ाएंगे हम, जरूर पढ़ेंगे। तो इसको इक्वेशन 1 मान लिया मैंने, ठीक है। अब अगर फिर इसी चीज़ को ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी जो है, अगर हम इसी चीज़ को अब इसके बाद एक बार बी से कर दे, अब इसी से कर दे, अब बी से करते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, दोनों तरफ वही किया मैंने। तो ये करते हैं, तो यहाँ पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, अब ए यूनियन बी है, उसके साथ अगर इंटरसेक्शन बी का लेते हैं तो भाई तो बी ही निकल के आना तय है, वो उसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। और ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी जो है, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, है ना, सी इंटरसेक्शन बी। अब बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी हो गया यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, है ना, इंटरसेक्शन बी। और यहाँ पे सी आपका क्या निकला था, बी इंटरसेक्शन सी। तो ये सी इंटरसेक्शन बी को हम बी इंटरसेक्शन सी बोल सकते हैं ना, एक ही चीज़ है, बी इंटरसेक्शन सी हो गया। अब ये ए इंटरसेक्शन बी जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी को हम ए इंटरसेक्शन सी कर सकते हैं ना, क्योंकि दिया हुआ है यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को आप देखिएगा ना, तो C इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और B इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दोनों सेम है। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन बी, आई मीन ऑप्शन ए में B इक्वल्स टू C इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सेट थ्योरी से क्वेश्चन निकल के आ गया। अब आपका 5वां क्वेश्चन जो है, ये आपका फंक्शन से, ठीक है, फंक्शन। चलिए वो भी देख लेते हैं। आपका 5वां क्वेश्चन जो है वो फंक्शन से है, और फंक्शन में क्या दे रखा है वो भी चलिए देख लेते हैं, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इफ़ एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स दे दिया, ठीक है। और इसके बाद बोला दूसरा जी एक्स इक्वल्स टू लॉग ई एक्स, लॉग एक्स बेस ई बोला जाता है, लॉग ई एक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका कहने एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है लॉग एक्स बेस ई, ठीक है, लॉग एक्स बेस ई। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एफ ऑफ G1 निकालना है आपको, एफ ऑफ G1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एफ
G1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब G1 पहले निकालिए, तो G1 आपका क्या हो जाएगा, G1 हो जाएगा आपका log E1, और log 1 का वैल्यू जो होता है 0 होता है, तो आपका G1 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा F G1 क्या था, जी निकल गया 0 आया। अब एफ एक्स इक्वल्स टू द पावर एक्स है, तो F0 क्या हो गया, होगा a टू द पावर 0, और एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, आपका करेक्ट आंसर है बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चन आसान आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन टफ आ रहे हैं ना, तो इसी तरह से आएंगे इंट्रेंस में एग्जामिनेशन में आपका। पांचवा क्वेश्चन सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं छठे क्वेश्चन पे। अब देखिए छठा क्वेश्चन फिर आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर, ठीक है। ये आ गया फिर 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। हर तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, हर तरफ से, ठीक है। अब क्वेश्चन 6 जो है ये क्या बोल रहा है, cos स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 cos x cos y इंटू कॉस एक्स प्लस वाई। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। cos स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 cos x cos y इंटू कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। यही क्वेश्चन में यही दिया गया है, तो इसको अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब इसमें अगर आप जब ऑप्शन में देखते हैं ना, तो ऑप्शन में आपको सिर्फ साइन के फॉर्म में आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है, सिर्फ साइन के फॉर्म में आंसर निकल के आ रहा है। तो आपको कोशिश करना है कि सारी चीज़ों को जो है जितना आप साइन में कन्वर्ट कर सके, ठीक है, तो कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसको कॉस स्क्वायर एक्स को प्लस करके ये कॉस स्क्वायर वाई को जो है हम 1 माइनस साइन स्क्वायर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, ये आइडेंटिटी है। 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई कर दिया मैंने, राइट। अब अगला चीज़ क्या है कि माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई आ गया है ना, कोई दिक्कत नहीं, और इंटू कॉस एक्स प्लस वाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 को हम इधर करते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई इंटू कॉस एक्स प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब फर्दर इसको आप देखिएगा ना, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, तो ये एक आइडेंटिटी बनता है जो कि होता है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई। अब ये कैसे होता है ये फिर मैं कभी डिस्कस करूँगा, अभी करने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये होगा आपका हो गया माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई, और ये आपका आ गया कॉस एक्स प्लस वाई जो कि पहले से चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से 1 प्लस यहाँ से कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई कॉमन ले सकते हैं हम, बिल्कुल ले सकते हैं, कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए मैं कैसे लेके जा रहा हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि मेरे को पता है इसको साइन में कन्वर्ट करना है, पहले से ऑप्शन देख के पता चल गया हमको, तो हम उस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है। ये कॉस एक्स जब वो एक कॉमन लिया हमने, तो एक बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा कॉस एक्स माइनस वाई बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपको माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई हो गया। अब कॉस एक्स माइनस वाई जो है, कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या है, तो भाई साहब ये होता है कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, यही होता है ना, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई, फॉर्मूला पता नहीं है तो जुड़े रहिए हमारे साथ, पूरा याद करवा देंगे, तरीका है याद करने का, ठीक है। ये हो गया, तो अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, और अब ये देखिए कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई, क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स कॉस वाई, है ना, ये हो गया, प्लस साइन एक्स साइन वाई, समझ में आया क्या, ये हो गया। अब यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ये माइनस कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा ना, मैंने अगर यहाँ से माइनस लिया तो मल्टीप्लाई में है, तो इधर ये माइनस हो गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, जैसे कि कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है ना, ये हुआ। अब यहाँ से देखिए, अब ये क्या चीज़ का फॉर्मूला है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये आपका ये फॉर्मूला है कॉस एक्स प्लस वाई का, ठीक है। 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स प्लस वाई, है कि नहीं, समझ में आया क्या, ये दोनों हो गए सेम। अब दोनों को ले लेंगे तब क्या निकल आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई,
कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई तो होगा। अब ये आपका बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ऑप्शन में कोई है क्या ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि इतना समय लग रहा है, लेकिन इतना समय नहीं लगेगा, ये मैं समझा रहा हूँ। इसलिए अगर मेरे को फटाफट करना रहता तो मैं 30 सेकंड के अंदर ये सॉल्व करके निकल जाता, समझे क्या? ये इतना स्टेप करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन आप अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन के आ रहा है। अब अगर दूसरा क्वेश्चन आए, दूसरा क्वेश्चन मतलब दूसरा क्वेश्चन नहीं, अब 6th क्वेश्चन पे हम लोग पहुँच गए। ठीक है, 6th क्वेश्चन पे पहुँच गए। तो 6th क्वेश्चन जो है आपका ये बोल रहा है 1/1 इंटू 2/1/2 इंटू 3/1/3 इंटू 4। तो ये एक मैथमेटिकल इंडक्शन का इस टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कुछ एक्सप्रेशन से आपको याद करनी होंगी। तो इस एक्सप्रेशन को जैसे हम देखते हैं ना, तो इसका टोटल सम जो होता है ये होता है n/n-1 के बराबर। ठीक है, सॉरी n/n-1 नहीं, मेरा बैड है, n/n+1, n/n+1 के बराबर होता है इसका समेसन। ठीक है, वो आपको याद करनी होगी। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं याद करा दूंगा। अब ये कैसे होती है ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम सीखेंगे फिर कभी। फिलहाल आप इसको यूँ समझिए कि इसका जो एडिशन जो होता है, सम जो होता है n/n+1 होता है। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेगा क्योंकि ये याद रहेगा, फटाक से बन जाएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही आपको कुछ कुछ सीरीज होते हैं 1/1² प्लस 1/t² प्लस 1/3² है ना, कुछ डॉट 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 1/n² होता है, जिसका सम कितना होगा उसका भी फॉर्मूला है। ठीक है, ये हो गया। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर निकल के आ गया। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो है जेड कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है, इफ़ जेड लाइज ऑन जे मॉड जेड इक्वल्स टू 1, अगर मैं बोलूँ मॉड जेड इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जेड बराबर जो है ना, ये आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है। ठीक है, मतलब इसको हम यहाँ पे कर देते हैं जेड इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है। समझ में आया क्या? अगर मैं बोल रहा हूँ मॉड जेड इक्वल्स टू 1, इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जेड इक्वल्स टू जो है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है। ठीक है, चलिए इसका मतलब ये होता है, आपको पता होना चाहिए। तो आपको दूसरा चीज़ बोल रहा है कि 2/z जो है ये क्या होगा, ये कहाँ पे लाई करेगा। और आपके पास 2-3 कर्व दिया हुआ है, जैसे कि आपको सर्कल दिया गया है, एलिप्स दिया गया है, स्ट्रेट लाइन दिया गया है। आपको इसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है कि ये किस कर्व पे ऊपर लाई करेगा। ठीक है, कहाँ पे रहेगा। तो हम ठीक है, ये 2/z अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, x प्लस आई वाई। 2/z अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, x प्लस आई वाई। तो अब x प्लस आई वाई इक्वल्स टू 2/z हो गया। तो ये हम क्या कर सकते हैं, ये हम 2/z को 2/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे z बराबर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पहले से निकाल लिया। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या निकल के आएगा 2 cos थीटा माइनस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस आई साइन थीटा और फिर cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। मैंने ऊपर नीचे cos थीटा माइनस आई साइन थीटा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको रेशनलाइज भी आप बोल सकते हैं। ये बराबर हो गया x प्लस आई वाई के, है ना, x प्लस आई वाई के हो गया। अब यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो ऊपर क्या बन रहा है, ये बन जाएगा आपका 2 cos थीटा माइनस आई 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी ए माइनस बी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका आई साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। अब ये क्या होता है ना, ये चीज़ आप ऊपर तो 2 cos थीटा माइनस आई 2 साइन थीटा ही है डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा, तो ये आपका cos स्क्वायर थीटा और आयोटा आपको पता है उसका वैल्यू होता है √-1। तो स्क्वायर करेंगे तो -1 निकल के आएगा, -1 ये -1 प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस होकर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया आपका 2 cos थीटा माइनस आई 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1, राइट। अब ये चीज़ किसके बराबर है, तो हमने ये इसको साथ में लेकर चल रहे हैं ना, x प्लस आई वाई। तो ये क्या हो गया 2 cos थीटा माइनस आई 2 साइन थीटा इक्वल्स टू
एक्स प्लस आई वाई। अब इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करके क्वांटिटी क्या क्या निकल के आएगा, हमको एक्स बराबर मिल जाएगा 2 cos थीटा, और y बराबर क्या मिल जाएगा, y बराबर मिल जाएगा -2 sin थीटा। कि 1 मिला, ये 2 मिला। अब क्या करते हैं, हम दोनों को स्क्वायर करते हैं और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको हम स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा, ये एक्स स्क्वायर, और एक दोनों को जोड़ रहे हैं, स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो 4 पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आप कॉमन लीजिए, आपका बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको निकल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ये होगा फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। तो आपका 2/z जो है ना, अब ये किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका रेडियस 2 है, ठीक है। तो 2/z कहाँ पे लाई करता है, इट लाइज ऑन सर्कल। तो आपका सर्कल का ऑप्शन कौन सा है, तो सर्कल का ऑप्शन है आपका 8 का ए। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब टाइम बचाने का तरीका क्या है, तो भाई इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, मैं कितना तोड़ के बता रहा हूँ। बताइए 4 कॉमन लिया, फिर ये किया, फिर इसको किया, तो इतना करने की जरूरत है क्या, नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और जब समझा रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से एक एक स्टेप करके दिखा रहे हैं कैसे किया जाता है, लेकिन एग्जाम में आपको इतना टाइम देना ही नहीं सब क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन मिल गया। अब अगला क्वेश्चन है 4 डाइस आर रोल्ड, नंबर ऑफ, हाँ अब ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ गया। देखिए भाई साहब कितना खूबसूरत तरीके से क्वेश्चन सेट किया गया है। हर चैप्टर से, एक भी चैप्टर को लिए छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसका मतलब ये सैम्पल पेपर ये दिखाना चाह रहा है, और ये ऑफिशियल सैम्पल पेपर है, ये दिखाना चाह रहा है कि आपको हर एक चैप्टर से हर एक किस्म के सवाल मिलने वाले, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को हर एक चैप्टर से लिंक करके देखिए, किसी भी एक चैप्टर को छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। चलिए, अब 4 डाइस आर रोल्ड, 7 डाइस को जो रोल किया गया, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन विच एटलीस्ट 1 डाइस शो 2, उसमें से कोई एक ऐसा डाइस बताइए जो कि 2 नंबर शो करेगा। एक डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 6 साइड्स होते हैं, 6 नंबर होते हैं। तो अगर हम एक डाइस को एक बार फेंके तो कितने आउटकम हो सकते हैं, तो भाई साहब 6 टोटल आउटकम है ना, टोटल आउटकम 6 हुआ। और टोटल आउटकम मतलब सही, टोटल आउटकम एक बार फेंका 6 हुआ। अगर मैं 4 बार अलग अलग डाइस को फेंक रहा हूँ तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 6 टू दी पावर 4 हो जाएंगे ना। और 6 टू दी पावर 4 मतलब कितना है, ये आपका 36 इंटू 36, ये कितना निकल के आता है 1296, ठीक है। टोटल आउटकम आपका 1296 हो गया। अब अगर मैं बोलूँ तो इसमें से 2 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, ठीक है। तो इसमें एक तरीका, बेस्ट तरीका ये है कि 2 के अलावा और कितने नंबर बचे हुए हैं, 5, 1 2 3, 1 2 को छोड़ दे, 1 3 4 5 6, 5 अलग अलग नंबर्स बचे हुए हैं ना। तो उनका आने का प्रोबेबिलिटी क्या रहता है, रिमेनिंग नंबर्स अदर देन 5, आउटकम ऑफ रिमेनिंग नंबर्स अदर देन 5। ये क्या हो जाएगा, तो 5 है तो यह जाएगा आपका 5 टू दी पावर 4, है कि नहीं, 5 टू दी पावर 4, क्योंकि एक बार फेंका तो 2 नहीं आया तो बाकी 5 आएंगे, दूसरी बार फेंका आया नहीं आया, दूसरी बार तो टोटल कितने आ सकते हैं, तो 5 टू दी पावर 4, ये आपका हो जाएगा 625, है ना। 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 25 625। तो अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो जो एक नंबर बचा हमारा 2, वो तो निकल के आ जाएगा ना, बिल्कुल। तो पॉसिबल आउटकम ऑफ 2 इज 1296 माइनस 625, ये आपका आ जाएगा 671 आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। 9 का बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 671। 9 क्वेश्चंस पूरे हो गए। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ द थर्ड टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम का आ गया। फिर देखिए हर जगह से क्वेश्चन पूछ रहा है, हमको तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ लग रहा है। हर जगह से एक एक क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, है ना, हर जगह से एक एक क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको ये बोला जा रहा है कि इफ़ द थर्ड टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 + x टू द पावर m इज इतना,
1 प्लस एक्स टू दी पावर m के एक्सपेंशन में थर्ड टर्म कितना है आपका दिया है -1/8x²। तो लेकिन पहले हम इसको ऐसा कर लेते हैं, कितना दिया गया -1/8x² है ना। इसको ऐसा कर लेते हैं कि आपको पता है 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, ये होता है 1 प्लस nx प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x² प्लस डॉट ऐसे जाता है ना। हमको तीन ही एक्सप्रेशन चाहिए था, हम 3 तक देख लिए। इसको अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका होगा 1 प्लस mx प्लस m-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x², यही है ना, यही है, प्लस डॉट डॉट। तो आपका ये t1 हो गया, ये t2 हो गया, ये आपका t3 है, ये थर्ड टर्म है ना। और थर्ड टर्म बराबर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, m-1 बाई 2 फैक्टोरियल, ये आपका दिया गया कितना -1/8x², -1/8x²। अब आपको अगर ये एक्सपेंशन ही पता नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन बना पाएंगे क्या, नहीं बना पाएंगे। तो आपको मेहनत तो करनी होगी, ठीक है। अब भैया ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो x² से x² कट गया, बचेगा क्या, ये 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही होता है, 2 × 1 होता है, 2 होता है, ये 2 से ये 4 कट गया। अब बचेगा क्या, देखिए इसको हम कर लेते हैं, m² माइनस m इक्वल्स टू -1/4 हुआ है ना। ये क्या हो गया, इसको इधर लेकर आते हैं, ये हो जाएगा आपका m² माइनस m प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0 है ना। तब ये क्या हो जाएगा, ये आपका निकल के आएगा 4, अगर एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 4m² माइनस 4m प्लस 1 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 0। 4 उधर जाएगा फिर 0 हो जाएगा। तो आपका क्या निकल के आया यहाँ से 4m² माइनस 4m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये आप देखेगा ना तो ये निकल के आएगा 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्म में आया ना, इक्वल्स टू 0। 2m माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है ना। अगर रूट उधर भी ले जाते हैं, रूट 0 0 ही हुआ, तो आपका होगा 2m इक्वल्स टू 1, तो आपका आ गया m इक्वल्स टू 1/2। तो m इक्वल्स टू 1/2 कहीं पे ऑप्शन है क्या, तो आपका ऑप्शन है बी। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। m इक्वल्स टू 1/2 आपका ये निकल के आ गया, तो बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। चलिए और लेकिन इसको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या थी, इसको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये था कि आपको ये एक्सपांसन जो है ना, ये एक्सपांसन आपको याद होना चाहिए था। अगर ये एक्सपांसन ही आपको याद नहीं रहेगा तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि थर्ड टर्म कौन सी है और उसको फिर हम -1/8x² से इक्वेट कर पाएँ, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये एक्सपांसन पता होना बहुत ज़रूरी था, जो कि बाइनोमियल थ्योरम का एक बहुत बढ़िया एक्सपांसन है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, रिस्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना हमने फटाफट। अब 11वां क्वेश्चन भी लेते हैं, देखिए 11वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 11वां क्वेश्चन जो है देखिए, अब ये अर्थमेटिक सीरीज से क्वेश्चन आ गया, सीक्वेंसिंग सीरीज से क्वेश्चन निकल के आ गया, ये वाला आपका। लेट TR बी द अर्थ टर्म ऑफ एन AP फॉर R इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है। इफ फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n वी हैव TM, तो TM अगर बोल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है कि TN जो होता है अर्थमेटिक सीरीज में ये होता है A प्लस n-1 टाइम्स D, यही होता है ना। कोई भी nth टर्म क्या होता है, ये जो D जो है ये आपका कॉमन डिफरेंस और ये A जो है आपका फर्स्ट टर्म। इसी तरीके से निकलता है ना सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम ये कर लिए, अब हम आगे क्या करने वाले, तो TM बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस m-1 टाइम्स D, है कि नहीं, A प्लस m-1 टाइम्स D। और TM टर्म बराबर है 1/1 इक्वल्स टू 1/n का, है ना। तो ये हम कर लेते हैं 1 ऐसे कर लेते हैं, A प्लस m-1 D इक्वल्स टू कितना है, ये बराबर है आपका 1/n है क्या, हाँ 1/n। इसको एक इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। अब अगला बोल रहा है कि TN इक्वल्स टू 1/m है, तो अगर उसको भी हम देखें उसी तरीके से, तो TN का भी, तो आप TN का भी देख लीजिए। तो अगर हम उस तरीके से लिखते हैं तो ये निकल के आ जाएगा A प्लस n-1 टाइम्स D इक्वल्स टू 1/m, है कि नहीं। जिस तरह से मैंने इसको किया उसी तरह से हम इसको भी करके क्वेश्चन 2 कर लेते हैं,
है ना, क्योंकि लिख ही देता हूँ यार मैं, फिर आप लोग बोलोगे सर नहीं समझ में आया। तो ये होगा a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d हो गया, और ये दिया गया 1/m के बराबर, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं हम कि हम इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में से 2 को जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या निकल के आएगा, ठीक है, वो भी कर ही लेते हैं। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये आपका निकल के आएगा, और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो a से a कट जाएगा, है ना, और निकल के आ रहा है, ये भी अच्छे तरीके से हम लोग देख ही लेते हैं। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से इसमें से आ गया dm माइनस d माइनस dn प्लस d इक्वल्स टू 1/n माइनस 1/m। मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, ठीक है, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये डी तो कट गया। यहाँ से आपका क्या निकल के, ये आपका डी निकल के आ गया, हाँ, m माइनस n, और यहाँ पे ये अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये आपका निकल के आ जाता है mn, और ये आपका हो जाएगा फिर m माइनस n, है ना। तो ये m माइनस n ये फिर कट गया, तो आपके यहाँ से d इक्वल टू क्या निकल के आ गया 1/mn। d क्या निकल के आ गया 1/mn, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, d इक्वल टू आगे निकल के आपका 1/mn, ठीक है, 1/mn। अब अगर हम इस d को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट d इन इक्वेशन 1, d को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या निकल के आएगा, ये आपका हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 टाइम्स 1/mn इक्वल्स टू 1/n, है कि नहीं, 1/n तक पहुंच गए। अब जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा फर्दर तो ये आएगा a प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या निकल के आएगा, ये आपके आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये निकल के आ जाएगा 1/n माइनस 1/mn इक्वल्स टू 1/n, है कि नहीं। अब देखिए अब क्या हुआ, ये 1/n 1/n दोनों तरफ कट गया, अब तो यहाँ से a इक्वल्स टू 1/mn टर्म आ गया, a इक्वल्स टू 1/mn आ गया, ठीक है। कोई भी टर्म निकालने के लिए हमको a की जरूरत पड़ती है, d की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने a और d निकाल लिया। अब क्वेश्चन में, फाइनल क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देन tmn इक्वल्स टू, तो आपका tmn इक्वल्स टू कितना होगा, तो ये आपको पता है a प्लस mn माइनस 1 टाइम्स d, है कि नहीं, a प्लस mn माइनस 1 टाइम्स d, राइट। सो दिस विल बी इक्वल्स टू a कितना है आपका, a है आपका 1/mn, a है आपका 1/mn प्लस mn माइनस 1 टाइम्स d कितना है 1/mn, ये है ना, d आपका 1/mn है, और आपका a कितना आ गया, आपका a भी 1/mn है। यहाँ से जब आप ये सॉल्व कीजिएगा तो ये 1/mn ये रहा, प्लस इससे अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा mn इंटू 1/mn, ये आ जाएगा होगा 1 माइनस 1/mn, तो ये दोनों कट गए, आपका आंसर आया 1। अब इसमें देखिए आंसर कौन सा है, तो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, C1 इज द करेक्ट आंसर, है कि नहीं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कितना आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। क्वेश्चन 11 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्वेश्चन, फिर अब देखिए फिर स्ट्रेट लाइन से आ गया, मैं रॉप कर दे रहा हूँ इसको। अब ये देखिए आपका स्ट्रेट लाइन से अगर एक क्वेश्चन निकल के आएगा, हर जगह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई, ये लोग हर जगह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 25 क्वेश्चन है, 25 अलग अलग जगह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, तो ख्याल रखिएगा, देखते रहिए किस तरह के, क्योंकि ये ऑथेंटिक सैम्पल पेपर है तो आप इसको गलत भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया है इस चीज़ को, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, वाई द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 एंड पैरेलल टू द लाइन y इक्वल्स टू x-3। मानिए कि एक लाइन है जो कि किससे पास कर रहा है, पॉइंट 1 2 से पास कर रहा है, 1 2 से पास कर रहा है, और ये पैरेलल है दूसरे लाइन के, जो जिसका इक्वेशन है आपका y इक्वल्स टू 3x + 1। अब जब ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम होगा, और इसका स्लोप कितना है, y इक्वल्स टू mx + c से जब कंपेयर कीजिएगा तो स्लोप 3 निकल गया, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्लोप 3 हो गया ना, इसका भी स्लोप 3 हो गया। और जब स्लोप पर आपको पॉइंट पता है तो आपका इसका फॉर्मूला होता है y - y1 इक्वल्स टू
m टाइम्स x माइनस x1 है ना, ये x1 ये आपका x1 है ये, और ये आपका y1 है। तो आपका क्या जाएगा y माइनस 2 इक्वल्स टू 3 टाइम्स x माइनस 1। कोई ऑप्शन में दिख रहा है क्या ऐसा? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये तो बिना सॉल्व किए बनने वाला क्वेश्चन था, है ना, फिर भी हमने सॉल्व कर दिया। चलिए ये क्वेश्चन रेडी हो गया, बन गया। चलिए इसको अब ख़त्म कीजिए, फटाफट इसको हटाइए। अब अगला क्वेश्चन लेके आइए, और अगला क्वेश्चन ये है आपका द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब देखिए y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax जो है ना, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax जो है, इसका पैरामेट्रिक पॉइंट होता है 80 स्क्वायर 280। ये इसका पैरामेट्रिक पॉइंट होता है। ये आपको प्रैक्टिस से या फिर आप जब क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर देंगे, चैप्टर पढ़िएगा, तो आपको पता चल जाएगा इसका पैरामेट्रिक फॉर्म। अब जैसे मानिए कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y हो जाता, तो फिर कुछ बदल जाता, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax हो जाता, तब फिर पैरामेट्रिक फॉर्म बदलते। लेकिन इस चीज़ के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म आपका 80 स्क्वायर 280 होता है। समझ में आएगा? 80 स्क्वायर इक्वल्स टू 80 स्क्वायर 280 होता है। लेकिन आपके ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब आंसर डी, नॉन ऑफ दिस कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, बात खत्म। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, और जो चीज़ याद रखी जाए तो अगर उस पर क्वेश्चन आ गया तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर अब 14 की तरफ आइए, और क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये बोल रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए। अब यहाँ पे 3 डायमेंशन 3D आ गया भाई साहब, 3D ज्योमेट्री आ गया है ना, 3D ज्योमेट्री आ गया। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट। जैसे कि मानिए कि एक पॉइंट यहाँ पे है ए, है ना, ए है कितना 103 ए है, और ये एक परपेंडिकुलर बनाया है किसी दूसरे लाइन पे, जो कि लाइन है आपका 2 पॉइंट से मिलके बन रहा है। मानिए बी और सी से मिलके बन रहा है, जो कि क्या है, बी क्या है आपका 4 7 1, और सी है आपका 3 5 3। तो ये जो परपेंडिकुलर बनाई है, तो ये फुट को माने हमने क्यू मान लिया, तो ये क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी करके देख लेते हैं। तो अब जैसे कि ये जो बी और सी जो बन रही है लाइन, इसका इक्वेशन क्या बनेगा 3D में, तो ये बनेगा x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3, है ना, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 5, और फिर यहाँ पे इक्वल्स टू z माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 इक्वल्स टू k। सपोज ये आपका इक्वेशन बन गया है कि नहीं, इक्वेशन बन गया। ये अगर इस लाइन का इक्वेशन है, तो इस लाइन पे पढ़ने वाले कोई भी एक कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या हो सकता है, तो उस कोऑर्डिनेट का वैल्यू हो सकता है x, y और z निकल के आ सकता है। क्या निकल के आ सकता है इसके लिए, ये आपका निकल के आ सकता है 4 माइनस 3 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये हर इंडिविजुअली हम k के साथ इक्वेट करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअली k के साथ इक्वेट करेंगे, फिर देखेंगे किसका कितना है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, k प्लस 4, और यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, ये 2k प्लस 7। ठीक है, और फिर यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, z माइनस z1 से ये आप आ जाएगा -2k प्लस 1। ठीक है, और इस इक्वेशन को अगर हम फर्दर देखें तो कितना होता है, ये होता है x माइनस 4/1 इक्वल्स टू y माइनस 7/2 इक्वल्स टू z माइनस 1/-2, है ना, ये बराबर कितना k के। तो यहाँ से ये निकल के आ गए। तो इस लाइन पे कहीं भी अगर कोई पॉइंट रहेगा तो इसी पे वैरी करेगा। अब k अलग अलग k कोई भी वैल्यू ले सकता है, k कोई भी इंटीजर ले सकता है, कोई रियल नंबर ले सकता है k। तो k का वैल्यू जैसे चेंज होगा वैसे से पोजीशन चेंज होगा, लेकिन सब जो है इसी के रेस्पेक्ट में रहने वाले हैं। ठीक है, अगर इसी के रेस्पेक्ट में रहने वाले हैं तो मैं इस पॉइंट के लिए q के लिए भी तो कोई एक पॉइंट होगा जो k प्लस 4 2k प्लस 7 माइनस 2k प्लस 1 होता होगा, है ना। तो इसको मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, सपोज k प्लस 4
2k प्लस 7 और माइनस 2k प्लस 1 है, ठीक है, माइनस 2k प्लस 1 है, मान लिया मैंने। अब जैसे इसको किया, जैसे इस दोनों का इक्वेशन निकाला था, वैसे हम इन दोनों का इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या? तो हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये दोनों का इक्वेशन क्या बन जाएगा, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये एक काम करते हैं, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा ऐसे करते हैं, x माइनस के प्लस 4 डिवाइडेड बाई के प्लस 4 माइनस 1, ये क्या आ जाएगा, के प्लस 3, कोई दिक्कत, के प्लस 4 माइनस 1 के प्लस 3 आ गया, इक्वल्स टू वाई माइनस 2k प्लस 7, वाई माइनस 2k प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2k प्लस 7 माइनस 0, तो यहाँ पर आएगा 2k प्लस 7 इक्वल्स टू माइनस 2k प्लस 1 है, और तो यहाँ पे z माइनस 2k प्लस 1 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई माइनस 2k प्लस 1 माइनस 3 करेंगे तो यह आपका आ जाएगा माइनस 2k प्लस 1 माइनस 3, आपका आ जाएगा माइनस 2, है कि नहीं, ठीक है। अभी कैसे हो रहा है ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग कभी फिर बाद में। इसको हमने मान लिया लैम्डा से, ठीक है, मान लिया। अब आप एक चीज़ देखिए, आपका ये इक्वेशन है इस लाइन का, ये इक्वेशन है इस लाइन का, और ये इक्वेशन है इस लाइन का। अब अगर हम दोनों परपेंडिकुलर मान रहे हैं, तो दोनों के इंडिविजुअल रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, ऐसे डायरेक्शन रेशियोज, दोनों को क्या होते हैं, उसका समेशन क्या होता है, 0 के वैल्यू होता है। माने कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0 होता है। ये डायरेक्शन रेशियोज का एक फॉर्मूला है अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो। जैसे कि फुट अब परपेंडिकुलर हो रहा है तो जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर है। तो अब बात आती है कि इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है और इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है। तो ये जो है ना, यही है डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो हम माने कि हम इस लाइन को मान रहे हैं, ये हो गया a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3, सॉरी माय बैड, a1 b1 और ये c1, ठीक है, गलती हो गई हमसे। और ये हो गया आपका a2 b2 c2, है कि नहीं, a2 b2 c2 हो गया। अब जब a2 b2 c2 ये हो गया तो अब हम ये सबको यहाँ पे पुट करेंगे, तो a1 की जगह पे 1 और इसके जगह पे k पर 3 पुट करेंगे तो 1 × k प्लस 3 कितना हो गया, ये k प्लस 3 ही हो गया, प्लस b1 b1 2 है और b2 2k प्लस 7 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 4k प्लस 14। कोई दिक्कत नहीं। ये आपका -2 है और ये -2k -2 है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा, प्लस, सब तो प्लस ही हो जाएंगे ना, तो 2 2 4k प्लस 4 हो गया ना, इक्वल्स टू 0, यही है ना, 4k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या निकल के आ रहा है, 4k प्लस k 5k प्लस 4k 9k है ना, 9k इक्वल्स टू 3 प्लस 14 17 प्लस 4 21 -21 आया ना, ये -21 आया। तो चलिए यहाँ से क्या आ गया, ये आपका आ गया 9k इक्वल्स टू -21, तो k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -21/9, इसका मतलब कि ये -7/3। सो k इक्वल्स टू -7/3, ये वैल्यू आ गया ना, k इक्वल्स -7/3। अब जैसे कि हमने बोला है कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान के हमने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया था दोनों का, तो ये अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, q कितना हो जाएगा, यहाँ पे पुट कीजिए, k प्लस 4, k -7/3 प्लस 4 2k, 2 इंटू -7/3 प्लस 7 -2 इंटू -7/3 प्लस 1, यही है ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 3 = 12, इसके लेंगे तो 4 12, तो ये आपका आ जाएगा q जो आपका आ जाएगा 5/3। सबसे पहले आपका 5/3 आ गया। अब देखिए ऑप्शन देखिए तो 5/3, चलिए ऑप्शन ए और सी में दोनों में 5/3 आ रहा है, ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -14 प्लस 21 है ना, -14 प्लस 21, एलसीएम लेंगे तो -14 प्लस 21 होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 7/3 निकल के आ रहा है ना, 7/3,
ऑप्शन देखिए 7/3, तो देखिए ऑप्शन ए में आपका बन रहा है 7/3, तो ऑप्शन ए हो सकता है। अब ये वाला चेक करके देख लेते हैं, ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 7/14 प्लस 3 17/3 है ना, 17/3 क्यों निकल के आ गया, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14, ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। कोई दिक्कत भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए ये हो गया, तो फिर अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको लग रहा है कि टाइम लग रहा है, सर इतना टाइम कहाँ पे हमारे पास, लेकिन भाई यहाँ तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, इतना टाइम थोड़ी लगता है करने में, नहीं लगता है, ये मैक्सिमम 1 मिनट का क्वेश्चन है। चलिए अब आगे जैसे हम बढ़ते हैं, तो ये आपका 3D से क्वेश्चन आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन आपका निकल के आ रहा है लिमिट से निकल जाएगा अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है कि लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट नहीं, ये लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी नहीं होता, ये लिमिट ये x टेंड टू इन्फिनिटी है, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ी गलती है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो आप इसका वैल्यू निकालिए, कुछ ऐसा ही है, x + 6 बाई x + 1 का टू द पावर x + 4, ठीक है। ये आपका आ गया लिमिट का क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे आप कंप्लीटली कॉन्सेप्ट लगने वाली है, ठीक है। आपको ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो अगर मैं इस सारे चीज़ को, अगर मैं a मान लेता हूँ इस लिमिट को, ठीक है, a मान लेता हूँ और अप्लाई लॉग बोथ साइड, अप्लाई लॉग बोथ साइड्स, लॉग दोनों तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग a, है कि नहीं, लॉग a हो गया। और यहाँ से ये क्या निकल के आएगा भाई साहब, तो ये आपका निकल के आने वाला है लॉग ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आपका x + 6 बाई x + 1 के पावर x + 4 है ना, ये ऐसे लॉग लग गया, है कि नहीं। तो लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है कि जो पावर होता है वो आ जाता है साइड में, ठीक है, जो पावर होता है वो पावर आ जाएगा आपका साइड में। चलिए तो हम उसको भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए कीजिए। तो जब हम इसको इधर साइड में लेते हैं तो ये निकल के आएगा लॉग a = x + 4 लॉग ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक काम कर, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आपका आ गया x + 6 बाई x + 1, है ना, ये आ गया। अभी तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग ये करते हैं कि यहाँ से एक यही चीज़ करते हैं, लॉग a कर लिया हमने यहाँ पे हम करते हैं लॉग a = x + 4 कर लिया, और यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, दोनों में से क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लेंगे तो x से कट जाएगा, बचेगा क्या, तो ये आपका बचेगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। मान लो मैं लॉग को अंदर ले रहा हूँ, और तो अंदर लेने के बाद लॉग में यहाँ पे क्या बचेगा, 1 + 6 बाई x डिवाइडेड बाई 1 + 1 बाई x, यही बचा ना, यही तो बचा, है कि नहीं, यही बचा। तो अब अगर आप यहाँ से ये चीज़ देखिएगा, तो ये आपको एक फर्दर एक और चीज़ निकल के आएगा, लॉग a = x + 4 लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। और ये क्योंकि a/b के फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा, लॉग, इसको हम बड़ा सा ब्रैकेट कर ले रहे हैं, लॉग 1 + 6 बाई x माइनस लॉग 1 + 1 बाई x, ठीक है ना, ये आ गया।
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे निकल के ये आ रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है कि नहीं। ये जो है log 1 + 6/x और log 1 + 1/x जो है, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको एक पता होना चाहिए, अगर जैसे आपको log 1 + y होता है ना, इसका मैथमेटिक्स में एक एक्सपांसन है। इसका एक्सपांसन क्या होता है मैथमेटिक्स में, तो भाई साहब ये आपका निकल के आता है, लॉग को आप जैसे जब भी आप log 1 + y जो है, इसको जब भी आप एक्सपांड करते हैं तो ये निकल के आता है 1 - y, 1 - y, ऐसा नहीं है, 1 + y है ना, अच्छा ठीक है, y⁴ से शुरू होता है, ठीक है, y⁴ से, y - y² है ना, y - y² + 2 y³ हुआ, माइनस y⁴/4 प्लस y⁵/5, इस तरीके से ये एक्सपांड होके आता है। समझ में आया क्या, इस तरीके से क्या होता है, ये एक्सपैंड होके निकल के आता है। तो अगर हम इसी तरीके से लॉग इसको लेके चलते हैं, log a को लेके चलते हैं, x + 4 हो गया। एक काम करते हैं, हम यहाँ से भी x को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से अगर x को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 + 4/x × x हो गया ना। अब इसे ही मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, log 1 + 6/x क्या होगा, इसके फॉर्म में देखें तो ये आपका निकल के आएगा, सबसे पहले तो 6/x है ना, सबसे पहले तो 6/x माइनस फिर 6/x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 6² x² × 2 प्लस 6³ × 3, ये हुआ। तो डट ये चलता जाएगा, ठीक है, इसके लिए कर लिया मैंने, माइनस करके ये एक चीज़ हो गया। अब माइनस फिर इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए भी फिर वही चीज़ें होगी, 1/x का 1/x माइनस 1² x² × 2 प्लस 1³/3 × x³, है कि नहीं, इस तरीके से चलते जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब ये x को जो है ना, अब ये x को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। जब x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा समथिंग log a = 1 + 4/x है ना, 1 + 4/x और ये निकल के आ जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा आपका कितना, x अंदर जाएगा तो ये तो निकल के आपका आ जाएगा पूरा, यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, x से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 हो जाएगा, माइनस ये 6² ये 2x हो जाएगा, एक x कट जाएगा, प्लस 6³/3x² हो जाएगा, डॉट, है कि नहीं, यहाँ पे आ गया, माइनस फिर यहाँ पे ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई, सारे चीज़ में मल्टीप्लाई होगा ना x, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1² 2x³, तो 2x², तो आ जाएगा 1/2x, इस तरीके से फिर डट करके यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब सारे चीज़ में x आता जाएगा, है ना। तो अब हमने क्या कर लिया, हमने ये कर लिया कि जहाँ तक भी पॉसिबल था x को हमने डिनोमिनेटर में लेके आ गए। अब लिमिट का सबसे खूबसूरत चीज़ यही है, अगर कोई भी चीज़ इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है तो उसको आप इस तरीके से सेट कीजिए कि जैसे ही वो इन्फिनिटी पे जाएगा वो 0 हो जाए। तो हमने वही किया यहाँ पे, है ना, ये कर लिया। तो यहाँ से ये एक चीज़ निकल के आ रहा है कि अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो log a बराबर कितना हो जाएगा, log a बराबर हो जाएगा आपका 1 + 4/x, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ये बिल्कुल सी बात है, ये 1 + 0 हो गया, है कि नहीं। अब एकदम आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ये तो 6 है, तो 6 को तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, 6 हो गया, 6 माइनस, और ये अब यहाँ से सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया, यहाँ से सारी चीज़ 0 हो गई, माइनस ये माइनस, और फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद बचा एक 1 बचा, इसके बाद माइनस, सारी चीज़ें फिर 0 हो जाएंगी, ठीक है।
ये चीज़ें निकल के आ गई यहाँ से, बिल्कुल निकल के आ गए। अब इसको सॉल्व कीजिए, आप क्या आ जाएगा, ये log a इक्वल्स टू 1 + 0 का ये 1 + 0 1 ही हुआ, और 6 ये -1 ये आ जाएगा 5। तो ये आपका log a बराबर 5 है, तो यहाँ पे एक हिडन बेस रहता है e, है ना। तो e बराबर हमें अब इसका a बराबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में यही पूछ रहा था क्या, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि अच्छा इसका वैल्यू कितना होता है, तो हमने लिमिट को a मान लिया ना इसको, तो जितना a का वैल्यू होता है वो, तो a बराबर कितना हो जाएगा, ये e⁵ समझे, a इक्वल्स टू e⁵ और आपका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका आंसर सी। अब देखिए आप सोच रहे होंगे सर ये क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना समय लग गया, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना समय तो रहता नहीं है, आपको 30 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन बनाने हैं। तो मेरे भाई इंट्रांस का मतलब ही ये होता है कि आपको सारे क्वेश्चन करने ही नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करना है। सबसे पहले जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आपको वो क्वेश्चंस करने हैं, और लास्ट में अगर टाइम बच जाता है तब इन सब क्वेश्चंस पे आना है। जैसे कि आपने प्रैक्टिस किया हुआ है तो आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन जो है बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, बहुत टाइम लगता है इसमें, तो फिर क्या ये क्वेश्चन करना सही रहेगा, ये अप्रोच बिल्कुल गलत होता है। क्योंकि अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है। सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि डूएबल है, जो कि आप कर सकते हैं, और विदिन मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको करने हैं। और बाकी फिर जो क्वेश्चन थोड़े लंबे लेंदी लग रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, आप उसको बाद में कीजिए, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट दैट इज अ नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ पे नेगेशन की बात कर रहा है, तो आपको जैसे मैंने बताया आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने एग्जाम में, ठीक है ना। आप उन्हीं सब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जो पहले डूएबल है, बाद में फिर समय मिलता है तो लेंदी सब क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में सब डाला गया रहता है, सारे क्वेश्चन रहते हैं आपको, आप 100% क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं कर पाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तरीके से, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन जो हमारे पास निकल के आ रहा है वो है नेगेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोला गया है कि अब ये देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट अ नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन 0। इसका कौन सा स्टेटमेंट नेगेशन नहीं होगा, अ नेचुरल नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 0 ये होगा, इट इज़ फॉल्स दैट अ नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन 0 ये भी होगा, इट इज़ फॉल्स दैट अ नेचुरल नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 0, इट इज़ फॉल्स दैट अ नेचुरल नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 0, वो होगा आपका नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट अ नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन 0। तो ये सॉल्व करने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी, ये ऑप्शन सी मारी, आगे निकलिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 का जो है ऑप्शन होगा आपका सी, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन है आपका सी। देखिए कितना तरीके से, अगर आप उस क्वेश्चन में फंस जाते तो ये क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाते। आपका ऑप्शन सी होगा, 16 नंबर का मारिए और आगे निकलिए। अब कैसे होता है ये सीखने के लिए आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आगे कराऊंगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ये आ गया आपका फिर मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन से, सॉरी मीडियन स्टैंडर्ड डिविएशन से। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है द मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड आर 20 and 4, ठीक है। आपका मीन क्या है, मीडियन क्या है, MEDIN, मीडियन क्या आपका 20 है, और आपका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, जो आपका 4 है, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ ईच टर्म इज इंक्रीज बाय 2 द न्यू मीडियन इन स्टैंडर्ड डिविएशन। अब ईच टर्म, जितने भी टर्म होंगे ना, हर को 2-2 कर दिया, ठीक है, हर को 2-2 कर दिया, आई मीन इंक्रीज बाय 2 मतलब 3-3 कर दिया, सॉरी 3-3 कर दिया। तो अगर मैं एक मतलब प्रॉपर तरीके से अगर एक मतलब कांस्टेंट तरीके से इंक्रीज करूँ, जैसे कि यहाँ पे 2-2 सब में इंक्रीज किया, तो आपका एवरेज चेंज होगा क्या, तो आपका एवरेज बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ठीक है। आपका एवरेज बिल्कुल चेंज नहीं होगा। मानिए कि अगर कोई गाड़ी क्या ले लीजिए, अगर मानिए एक घंटे में कुछ किलोमीटर चलती है और उसी स्पीड से अगर 2 घंटे में कुछ ज़्यादा किलोमीटर चल जाती है, तो उसका एवरेज तो सेम ही रहेगा ना, एवरेज तो चेंज हो नहीं सकता। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये आपका एवरेज से रिलेट करता है, ठीक है। मीन से स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है। जब मीन ही चेंज नहीं हो रहा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा कब, जब यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट होगा तब। लेकिन मीडियन जो है ये क्या होता है, ये
सबको डिवाइड करके जो मिडिल टर्म होता है उसको सिलेक्ट करता है। तो अगर आपके नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ जाते हैं तो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बढ़ गए, है ना। अब तो जितने जैसे नंबर बढ़ता है उसको डिवाइड किया जाए तो मीडियन भी तो शिफ्ट करेगा, वो तो कांस्टेंट ही होगी, उसको तो मिडिल टर्म चाहिए। तो मीडियन जो अगर सारी चीज़ों को आप 2 से इंक्रीज करते हैं तो आपका मीडियन भी जो है ये +2 से इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोल रहा है ना, ईच आइटम इज इंक्रीज बाई 2, तो इसका फिर मीडियन भी 2 से बढ़ जाएगा। तो इसका आपका ऑप्शन होगा C 22 और 4। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 4 आएगा और मीडियन जो आपका 22 हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन में आराम से कीजिए, निकलिए, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है कि नहीं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जैसे ही हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में आपका ये बोला जा रहा है कि इफ़ A एंड B आर 2 इवेंट्स सच दैट PA नॉट इक्वल्स टू 0 एंड PB बाई A इक्वल्स टू 1, देन अब देखिए ये आ गया प्रोबेबिलिटी, आ गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कितनी खूबसूरत तरीके से लोग क्वेश्चन सेट किए हैं यार। जैसे कि आपको बोला गया है PB बाई A इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे PA नॉट इक्वल्स टू 0 ये बोल दिया गया आपको, ठीक है। तो PB बाई A का एक फॉर्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, जो कि होता है PB इंटरसेक्शन A बाई PA इक्वल्स टू 1, ये हो गया। तो ये क्या हो गया आपका PA इक्वल्स टू PB इंटरसेक्शन A हो गया, है ना। अब PA इक्वल्स टू PB इंटरसेक्शन A बराबर हो रहा है, तो यहाँ से एक ही चीज़ निकल के आता है, A इज़ द सबसेट ऑफ B। B का A का सारा एलिमेंट B में है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A हो रहा है, इसका मतलब A का सारा एलिमेंट जो B में है लेकिन B में कुछ ज़्यादा भी है, तो क्या होगा, A इज़ द सबसेट ऑफ B, है ना। A इज़ द सबसेट ऑफ B, तो इसका ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। अब सारी चीज़ें ये कैसे होता है, ये साइन का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ तो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो ये अगले क्लास में हम करेंगे, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं तो। अब जैसे यहाँ पे एक आ गया मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फॉर्म करेंगे, ठीक है। LPP लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन का आ गया, ठीक है। ये LPP चैप्टर से आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का ही है, जहाँ पे कि हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम पे काम करते हैं कॉन्स्टेंट्स को बनाकर। तो यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और बाकी और फंक्शन दे रहते हैं, उसको आप ग्राफ पे प्लॉट कीजिए, जो कॉमन रीजन बनते हैं उसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स के लिए, कॉर्नर पॉइंट्स के लिए वैल्यू निकालिए, और जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है ना, Z इक्वल्स टू है 50x, Z इक्वल्स टू 50x प्लस 10y है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और आपका बाकी कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं फंक्शन जो है, जो कि है x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 120, x प्लस y ग्रेटर इक्वल्स टू 60, और x माइनस 2y ग्रेटर इक्वल्स टू 0, और x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर, इसका मतलब आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 जैसे ही बोल दिया, इसका मतलब आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचा दिया उसने, ठीक है ना। जैसे कि ये देखिए ये हुआ, तो अगर मैं सबसे पहला प्लॉट करूँ x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स, जैसे मानो कि x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 120 है, ठीक है। अगर इसके लिए मैं प्लॉट करूँ तो एक्स वाई का अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो क्या निकल के आएगा ये, अगर हम x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 60, अगर हम y इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो x बराबर कितना आएगा 120, ठीक है 120। तो यहाँ पे फिलहाल हम इसको इस तरीके से करते हैं, देखिए क्योंकि 60 और 120 चाहिए हमें, तो हम 1 2 3 नहीं करेंगे, अब इसको हम करेंगे 20 30 40 50 60 80 100, यह आ गया 120, ठीक है ना। वैसे ही हम इधर भी कर लेते हैं 20 40 60 80 100 120, ठीक है। तो अगर हम इस लाइन को प्लॉट करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट क्या मतलब 0 60 x 0 y 60, मतलब एक यहाँ पे आया ये, है ना। मैं अभी फ़िलहाल बस वही प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ ये वाली लाइन, ठीक है। और दूसरा है 120 0, तो एक 120 0 ये रहा, तो यहाँ से एक ये लाइन ऐसे निकल के आया ना, बन गया। ये लाइन क्या है आपका, ये लाइन है आपका x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 120, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन हो गया। और अब दूसरा लाइन देखिए x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल्स टू 60,
एक्स प्लस वाई ग्रेटर इक्वल्स टू 60 है कि नहीं। तो अब इसके लिए आप देख लीजिए, इसके लिए आप देख लीजिए कि इसका वैल्यू कितना कितना पुट, लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई, तो ये अगर एक्स 0 तो वाई 60, अगर वाई 0 तो एक्स 60, ये हुआ ना 60 60 0 60 0 60 हुआ। तो एक बार 0 60 पुट कीजिए, हाँ एक्स 0 वाई 60, तो एक यहीं पे आया ना, एक यहीं पे आया, और दूसरी बार वाई 0 और एक्स 60, तो एक यहाँ पे आया, तो एक फिर ये निकल के आया आपका यहाँ से, एक ये निकल के आ गया ना। अब अगला क्वेश्चन, अब अगला एक इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस 2 वाई ग्रेटर इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 2 वाई ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है ना। तो इसके लिए क्या निकल के आएगा, ये एक्स वाई, माने कि अगर हम एक्स 2 वाई ग्रेटर इक्वल्स टू 0 ही है ना, एक्स 2 वाई ग्रेटर इक्वल्स टू 0, हाँ चलिए, अगर x 0 है तो y भी 0 होगा। अगर मानो कि हम x को 10 मानते हैं, सॉरी y को 10 मानते हैं, तो आपका x 20 हो जाएगा ना, y को अगर हम 10 माने तो x 20 हो गया उधर जाके, ठीक है, तो ये हो गया, ये भी सिंपल है। तो 0 0 एक पॉइंट ये रहा, और दूसरा पॉइंट इसका क्या है, 10 और 20, y 10 है, मतलब ये 10 है, माने कि यहाँ पे ये एक यहाँ पे, तो ये ऐसे निकल के आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या निकल के क्या आ गया आपका, ए बी सी और डी है ना, ए बी सी और डी। अब आपको लग रहा होगा, देखिए सारे कॉर्नर पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, जैसे ये तो आपको पता है, ये आपको पता है, ये कितना था 60 था ना, 0 60 था, ये आपका 60 0 था, ये आपका 120 0 था। लेकिन ये दोनों पॉइंट्स आपको पता नहीं है, लेकिन ये दोनों पॉइंट्स पता होना चाहिए ताकि हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर सकें, ठीक है। तो ये पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, ये जो है ये किस किस लाइन से इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये आपका 120 वाली लाइन कौन सी है, एक्स प्लस 2 वाई, और ये दोनों है ना। तो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये क्या निकल के आता है, ये दोनों को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ऐड करेंगे तो 2 वाई कट जाएंगे, 2x इक्वल्स टू 1 तो x इक्वल्स टू 60। सबसे पहले यहाँ पे 60 आ गया, और x जब 60 हुआ, जब आपका 60 हुआ तो y कितना हो जाएगा, जब x आपका 60 हुआ तो y कितना हो जाएगा 30, है कि नहीं। तो ये आपका 60 30 एक पॉइंट निकल के आएगा। अब ये जो पॉइंट है, अब ये फिर किसके लिए है, ये फिर ये लाइन और एक ये लाइन कट रही है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये लाइन कट रही है। और मैं अगर इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या निकले, एक्स कट जाएगा, -3y इक्वल्स टू -60 होगा, तो ये हो जाएगा y आपका 20 निकल के आ गया, यहाँ पे y क्या आ गया 20 आ गया, और x कितना होगा, तो x पुट कीजिए, तो x आपका हो जाएगा 40 है ना, 40 20, कुछ गलती कर दिया क्या मैंने, दोनों कट करेंगे तो y आपका y निकल के आ जाएगा कितना, 3y बराबर 60 -60, तो y आपका 20 आ गया, y 20 आ गया, तो 20 पुट गया, ठीक है 40। अब आपके सारे कॉर्नर पॉइंट्स निकले, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिलहाल रब कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे और बारी बारी उसका वैल्यू देखेंगे। जैसे देखिए इसमें भी एलपीपी में भी ना, लीनियर प्रोग्राम में भी एक कर्व होता है, बाउंडेड और अनबाउंडेड का 2 केस होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बाउंडेड बोलते हैं। जैसे कि आपको ये वाली वैल्यू पता करनी थी, इसके अंदर की वैल्यू आपको पता करनी थी, ठीक है ना, इसके अंदर की वैल्यू पता करनी थी कि कौन सा पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होने वाला है। और कोई कर्व होता है जो कि क्लोज ही नहीं होता, वो ओपन हो जाता है, उसको अनबाउंडेड बोला जाता है, उसके लिए फिर दूसरा लॉजिक लगता है, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊँगा तो एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन फिलहाल अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है आपका, यहाँ पे देखिए ये आपके पॉइंट्स हो गए, कॉर्नर पॉइंट्स है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू, जो कि कितना है, ये आपका z इक्वल्स टू 5x प्लस 10y है ना। तो सबसे पहला पॉइंट 60 और 30, इस पॉइंट को आप इसमें पुट कीजिएगा तो कितना होगा, 300 प्लस 300 600। दूसरा पॉइंट पुट कीजिए, आप 40 और 20 पुट करेंगे, 40 और 20 तो कितना निकल के आएगा, 400 प्लस ये भी 600 आ गया। आप तीसरा पॉइंट पुट कीजिए जो कि 60 और 0 है, 60 और 0, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 60 और 0, तो 60 ये आपका हो जाएगा 300 है ना, 300 और 0 तो फिर 0 हो गया, ये 10y है ना, 0 तो 0 हो गया, है कि नहीं।
और फिर आप 120 जब पुट करेंगे तो 120 इंटू 5 ये भी आपका 120 और 0 तो ये भी आपका कितना 600, 12 इंटू 5 60 होता है तो 600 हुआ, 600 ये 0 मतलब ये 0 होते हैं 600 हुआ। अब 3 600 है और एक 300 तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको 600 ही हुआ ना, इससे बड़ा तो है नहीं कोई वैल्यू, और मिनिमम हुआ 300। आप इसी तरीके से जज कर सकते हैं, एक ही टेबल से मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 600 मैक्सिमम, मिनिमम 300 हो गया, ठीक है। चलिए इसमें क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपका 600 वाला ये है, तो आपका ऑप्शन होगा बी इज़ द करेक्ट आंसर 600। और फिर वही बात निकल के आ रही है कि सर इतना समय थोड़ी दे सकते हैं, तो भाई कौन बोल रहा है आपको इतना क्वेश्चन करने के लिए, पहले आप वो सब क्वेश्चन कीजिए जो कि आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें टाइम कम लग रहा है, टाइम बच जाता है तब इन सब क्वेश्चन पे हाथ लगाइए, ठीक है। चलिए ये निकल के आ गया। अब अगला क्वेश्चन एक देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन आपका है लेट ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हाँ, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जैसे ही आया ना, इसका मतलब ये आपको क्वेश्चन आ गया मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से आपका क्वेश्चन निकल के आ गया एक ये, और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है चलिए देखते हैं हम लोग। अब जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन एकदम आसानी से बनने वाला क्वेश्चन है, लेट ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है ना, उसका डिटरमिनेंट 0 कभी नहीं हो सकता है। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब कि डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब कि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0। समझ में आया क्या, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। और जब डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा तो ये इसको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी बन जाएगा, ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, जिसका मतलब इन्वर्स निकाला जा सकता है ना। अगर डिटरमिनेंट ही 0 हो जाए तब इन्वर्स तो नहीं निकाल सकते ना, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि तो ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट बराबर कितना होगा, ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट बराबर कितना होगा। तो आपको पता है कि ए इंटू ए इन्वर्स जो है भाई साहब ये होता है आई, होता है ना। अगर हम दोनों तरफ डिटरमिनेंट कर दें तो ये भी बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा ए डिटरमिनेंट इंटू ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को फॉलो करता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट जो आएगा आपका 1/a डिटरमिनेंट। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। कोई समय लगेगा, देखिए कुछ समय बहुत समय लग रहा है, कुछ समय समय नहीं लग रहा है। तो आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है कौन सा क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, उस पर फिर आगे बढ़िए, है ना। नहीं तो पता चला कि एक क्वेश्चन में 2 मिनट दे दिया और उसका आंसर भी नहीं मिला, तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी निकल के आएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपका 20वां क्वेश्चन था, तो हमने अभी तक 20 क्वेश्चन कर लिया है। अब बचे हैं 5 क्वेश्चन जो कि फटाफट हम लोग कर ही लेते हैं, ठीक है। चलिए तो एक 21वां क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 21 जो है, द एरिया ऑफ ट्रेंगल विथ वर्टिसेज -30 30 0 के इज 9 स्क्वायर यूनिट, द वैल्यू ऑफ के विल बी। तो ये आपका देखिए, जब भी 3 पॉइंट्स दिया है ना, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या हो जाता है, जब आपको 3 पॉइंट्स दिए होंगे तो आप उसको कर सकते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, और यहाँ पे 1 1 1 पुट कर लीजिए और इसका आप डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट निकालिए तो एरिया, और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एरिया ऑफ ट्रेंगल हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेंगल कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो 1/2 इंटू, और आप देखिए यहाँ पे x1 y1 कितना दिया हुआ है, -30 और x2 y2 कितना दिया हुआ है, कहाँ गया, 30 और तीसरा पॉइंट क्या है 0 के, और यहाँ पे ये 1 1 1 तो है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, 9 = 1/2, ये 1/2 -3 इंटू यहाँ पे क्या है, ये 0 - के है ना, 0 1 जो 1 - के हुआ, राइट। तो ये 0 है, तो ये प्लस 0 होके ये सब कुछ 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, छोड़िए इसको, बचा ये +1, ये 1 बचा, तो इसके क्या हो जाएगा 1 × 3 के, राइट। तो 9 = 1/2, तो -3 इंटू -3, ये आप क्या आ जाएगा 3k + 3k, ये आपका क्या 6k आया ना,
9 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 6k, तो ये 2 3 जा कटा, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, k इक्वल्स टू आपका निकल के आ गया 3, तो k इक्वल्स टू 3 ऑप्शन में है क्या, तो बिल्कुल ऑप्शन में, आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कोई समय सॉल्व लगा, कोई समय नहीं लगा, आपका आराम से क्वेश्चन निकल के आ गया, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तो इसको फटाफट हटाइए, हटाइए इसको फटाफट, क्वेश्चन सॉल्व। तो आप क्वेश्चन नंबर 22 लेके देखते हैं हम लोग, 21 सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर अब 22 लेके देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, मेरा आवाज़ भी लड़खड़ाने लगा है, इतना समय हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, इफ़ एफ एक्स इक्वल्स टू कॉट एक्स, सॉरी नॉट इफ, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू कॉट एक्स इज डिसकंटिन्यूअस ऑन द सेट। तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू कॉट एक्स जो है, कॉट एक्स जो है, कॉट एक्स, ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना। फंक्शन एफ एक्स जो है ये किस पॉइंट्स के लिए, कौन से पॉइंट्स के लिए डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, हम लोग एक एक करके चेक कर लेते हैं। एक एक करके चेक क्या कर रहे हैं देखते हैं। डिसकंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि जहाँ पे जाके वो उसका कर्व ब्रेक हो जाता हो, या फिर जहाँ पे वो कंटिन्यूअस नहीं दिखता हो, है ना, जहाँ पे इन्फाइनाइट हो जा रहा हो। तो कॉट एक्स जो कहाँ पे ब्रेक होता है, इन्फाइनाइट पे ब्रेक हो जाता है ना। तो एफ एक्स इक्वल्स टू कॉट एक्स क्या क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई साइन एक्स हुआ। अब ये इनफाइनाइट तभी होगा, ब्रेक तभी करेगा जब ये चीज़ जीरो होगा ना, नीचे जीरो होगा तभी तो ये ब्रेक करेगा। ऊपर तो कुछ भी हो जाए, नीचे जीरो होगा तभी तो ये ब्रेक करेगा। और साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये इम्प्लाइज कि एक्स बिलोंग्स टू एन पाई, क्योंकि एक्स के वैल्यू के, एन पाई के वैल्यू के लिए साइन एक्स हमेशा जीरो होता है, जो कि ये रहा। और ये एन क्या है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है ना। कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए कोई समय लगा सॉल्व करने, कोई समय लगा, एकदम आसानी से बन गया। क्वेश्चन नंबर 22 खत्म क्वेश्चन नंबर 22। अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला जा रहा है कि द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई इक्वल्स टू, क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा दिया हुआ, लेकिन ये आपका है वाई इक्वल्स टू रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स एक्सिस, है ना। इन दोनों से जो एरिया बन रहा है उसको आपको एरिया निकालना है। अगेन ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का ही है, तो चलिए ये कर लेते हैं। अभी ये अगर हम जब कर्व बनाने जाएं तो ये कर्व क्या बन के आएगा ना, ये कर्व बन के आएगा आपका ऐसा, देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये आ गया। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर हो गया ना। कोई दिक्कत ना। अब ये क्या हो गया, आपका बन गया सर्कल, राइट, सर्कल, और इसका रेडियस क्या है, 4 यूनिट है। तो सर्कल और एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया बन रहा है वो आपको लेना है। तो हमको ये एरिया निकालना है, ठीक है, एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाला नहीं, हमको पॉजिटिव वाला एरिया निकालना है, ठीक है, ये वाला एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए अगर हम, ये y इक्वल्स टू ये है, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं y dx, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट नहीं करना है तो dx हमने कर लिया, और y फंक्शन रखा, तो ये क्या हो जाएगा, और ये x जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ना, तो dx जो है, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, तो x -4 से +4 तक, क्योंकि रेडियस 4 है ना, तो इधर -4 इधर 4, तो -4 से +4 हो गया, है कि नहीं, -4 से +4 हो गया। और y कितना है, ये -4 से +4, और y कितना है, ये आपका है रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। कोई दिक्कत नहीं। ये आपका हो गया -4 से 4 रूट ओवर 16 क्या होता है, 16 होता है आपका 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया dx। अब आपको एक फार्मूला पता होगा, इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, आप बताइए। इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या होता है, ये होता है आपका, हाँ, x/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए ये होता है कि नहीं, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ -4 से 4
क्या करना है, इंटीग्रल क्या करना है, इंटीग्रल क्यों लगाना, आप जब डायरेक्ट पता है तो आंसर लिखते हैं ना डायरेक्ट। एक्स बाई टू रूट ओवर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, मतलब कि जो भी यहाँ पे है ना, जो भी यहाँ पे है तो ये आपका है ए स्क्वायर बाई मतलब 4 स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स बाई ए 4 आपका कहाँ से कहाँ तक, -4 से +4 तक। अब बस लिमिट पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। सबसे पहले अगर जब हम 4 पुट करते हैं तो यही 4 पुट करेंगे तो 4/2, ये 4 स्क्वायर माइनस ये 0 हो जाएगा ना, तो 0 कर ही लेते हैं इसको, ठीक है। ये 0 ये पहले ही कट जाएगा, ये क्या बचेगा 4 16/2, ये 0 हो गया, ये प्लस 8 4 स्क्वायर बाई 2 का मतलब 8 हुआ, 8 साइन इनवर्स x/4, एक्स जगह पर जब 4 पुट करेंगे क्या क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 4/4 है ना, ये हुआ माइनस। और फिर आप जब 0 पुट कीजिए, जब फिर आप -4 पुट कीजिएगा कीजिएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है ना, तो -4 जब यहाँ पे फिर कर दे तो फिर यहाँ पे 0 ही आ जाएगा स्क्वायर होके है ना, प्लस अब ये क्या होने वाला है y²/2 साइन इनवर्स x/4, तो ये आपका हो जाएगा फिर ये 8, फिर ये आपका क्या हो गया, ये 8 ही आ गया ना, ये आपका आ गया 8, 4² 2 तो 8 ही होगा, ठीक है नहीं, ठीक है। और साइन इनवर्स x पाई, साइन इनवर्स आपका x पाई जो है ये आपका होगा साइन इनवर्स, यहाँ कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स x/4 जो है आपका कितना होगा, ये -4 और -4 ये हो जाएगा -1 है कि नहीं, साइन इनवर्स ऑफ -1, तो 8 इनवर्स ऑफ 1/4 है ना, 8 इनवर्स ऑफ मतलब ये तो 8 इनवर्स ऑफ 4/4 1 हो गया ना, ये भी -1 हो गया, तो ये आपको मैं यहाँ पे अगर लिख के दिखाऊँ तो 8 इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, 8 इंटू साइन इनवर्स 1 मतलब वैल्यू कितना हो गया आपका, हो जाएगा π/2 है कि नहीं, क्योंकि π/2 के लिए 1 होता है। और 8 इनवर्स ऑफ -1 मतलब ये पहले से माइनस, अरे -1 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि साइन एक ऑड फंक्शन होता है, जो भी अंदर माइनस लो बाहर निकल के माइनस बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस। और साइन इनवर्स ऑफ -1, साइन इनवर्स ऑफ 1 फिर ये क्या हो जाएगा 8 इंटू फिर π/2, तो 2 4 तो आपका 4π प्लस 4π ये कितना आ गया आपका 8π, ठीक है, 8π स्क्वायर यूनिट, 8π स्क्वायर कोई है क्या ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए मारिए आगे निकलिए है ना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 24, अब हम लोग लास्ट में एंड के तरफ बढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 जो है, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला जा रहा है, देखिए, इफ द कर्व इफ द कर्व ay प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7 एंड x³ इक्वल्स टू y कट ऑर्थोगोनली, ठीक है, दो कर्व है हमारे पास, ठीक है, दो कर्व है हमारे पास। अब वो दोनों कर्व क्या क्या है वो हम ड्रा नहीं करेंगे, क्योंकि कट ऑर्थोगोनली बोला है ना, हमको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ड्रॉ तब करना होता है जब आपको एरिया वगैरह निकालना होता है ना, ताकि आपको वहाँ पे दिखना चाहिए सामने। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दो कर्व है, एक है आपका ay प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7 और दूसरा है आपका x³ इक्वल्स टू y है ना। ये दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रही है, किस पॉइंट पे, at 1 1 ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ऑर्थोगोनली कट करने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे, ये पॉइंट तो दोनों कर्व पे लाई करेगा, देख सकते हैं आप है ना, दोनों कर्व पे लाई करेगा। ऑर्थोगोनली कट करने का मतलब ये है कि उस कर्व पे, इस पॉइंट पे जो एक टेंजेंट बनेगा वो टेंजेंट, और इस पॉइंट पे, इस कर्व पे जो टेंजेंट बनेगा, दोनों टेंजेंट क्या होगा, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। और टेंजेंट मतलब स्लोप है कि नहीं, तो देखिए इसका स्लोप आप कैसे निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा, ये y इक्वल्स टू हो गया आपका 7 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए है ना, ये हो गया। और dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस
डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा आपका -2 एक्स बाई ए, है कि नहीं, -2 बाई ए एक्स, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, आप क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि द वैल्यू ऑफ ए इज, द वैल्यू ऑफ ए पूछा जा रहा था ना, ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो गया। तो ये एक इसका ये निकल डिवाइड बाई डी एक्स निकल गया, तो इसका क्या हो गया, स्लोप ही है ना, ये m1 मान लिया मैंने। अब जब इसको करेंगे हम डिवाइड बाई डी एक्स जब इसको करेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपका, ये निकल के आएगा। अच्छा ठीक है चलिए, यहाँ पे देखिए अब, तो m1 बराबर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है ना, क्योंकि 1 पॉइंट पे जा रहा है तो x का वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो हम 1 पुट करते आ जाएगा, कितना आएगा -2 बाई ये निकल के आ गया ना, ये चीज़ क्लियर है। अब इसको करते फिर डिवाइड बाई डी एक्स आपका आ गया 3x², है ना, 3x² निकल के आ गया, जो कि है आपका m2, इस लाइन का स्लोप m2 मान लिया मैंने टेंजेंट का। तो अब ये m2 बराबर क्या हो जाएगा, फिर x है तो 1 पुट कीजिए तो ये आपका 3, m2 को 3। अब ऑर्थोगोनली कट करने का मतलब ये है कि ये टेंजेंट और ये टेंजेंट जो है ना, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट जो है क्या करेंगे, अब एक दूसरे से एंगल 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। 90 डिग्री बनाने का मतलब ये है कि व्हेन टू लाइंस मेक एंगल 90 डिग्री, है ना, और फिर ऑर्थोगोनल जब कट करें तो m1 m2 जो है बराबर हो जाएगा -1 के, m1 × m2 -1 है कि नहीं, पैरेलल है तो m1 बराबर m2, 90 डिग्री है तो m1 × m2 = -1। तो m1 कितना है आपका, ये आपका -2 बाई ए इंटू m2 कितना है आपका, तो m2 है आपका 3, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, जब a इक्वल्स टू -1 है ना, तो जब a उधर जाएगा तो ये -a = -6, माइनस कट गया, तो a = 6 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, a = 6 द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में a = 6 है क्या कहीं पे, तो a = 6 है, ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर, सी में आपका 6 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 25। फाइनली हम लोग 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक पहुंच गए, और एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा। लेकिन हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, पढ़ाई आपको सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि पता नहीं कब किस चैप्टर से कौन से आसान क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। तो पढ़ाई आपको सारे चैप्टर करना है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे एग्जाम हॉल में बैठ के आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी है और कौन सा शॉर्ट है। और ये तभी पता कर सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy - y dx = 0 = q नहीं, q तो हो ही नहीं सकती, = 0 है ये। रिप्रेजेंट्स, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन तो हमने शायद अभी किया था ना। अच्छा देखते हैं, x dy - y dx = 0। क्या करेंगे इसको, फिर वही तो आपने पहले भी क्वेश्चन किया था, ये होगा x dy = y dx, ये कर लिया मैंने। तो ये फिर हो जाएगा आपको 1/y dy = 1/x dx। इसको सॉल्व कीजिए, आपका आ जाएगा log y = log x प्लस log c1। ये पहले मैंने एक्सप्लेन कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, तो वही से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा log y - log x = log c1। ये आपका हो जाएगा log y/x = log c1। तो यहाँ से निकल के आ गया y/x = c1 हो गया ना। तो यहाँ पे आ गया y = c1x, क्या है ना। अब y भी एक वेरिएबल में है और x भी एक वेरिएबल है, मतलब दोनों लीनियर है ना। और जब दोनों लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ना। जब दोनों ही लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन में कुछ देखिए, कुछ ऑप्शन है क्या यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन पासिंग विथ ओरिजिन। अब यहाँ पे जब x 0 होगा तो y भी 0 हो जाएगा ना। जब x 0 देन y ऑल्सो 0, तो ये ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ये आपका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग विथ ओरिजिन। तो देखा आपने किस तरह से हमने टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। लेकिन क्या आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो नहीं भाई साहब, आपको पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करने हैं, है कि नहीं। तो आप देखिए, आपका कट ऑफ जो है ना, जनरल के लिए पासिंग मार्क्स जो होता है 20 मार्क्स होता है, और SC ST के लिए 20 मार्क्स होता है, सॉरी 17 मार्क्स होता है। तो आप 20 मार्क्स से ऊपर, और ये टोटल 50 मार्क्स का होता है सेक्शन 2।
तो आपको अगर इसमें 50 में से करीब आप अगर 35 भी आप स्कोर कर पा रहे हैं, 35 स्कोर अगर कर पा रहे हैं तो इसको अच्छा स्कोर माना जाता है, ठीक है। और वो स्कोर करने के लिए आप बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, आपको बहुत सारे लेंथी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, और समय रहा तो फिर आप वापस बाकी तो जितना स्कोर करना चाहिए कर लीजिए। लेकिन पास करने के लिए आपको मिनिमम 20 मार्क्स चाहिए अगर आप जनरल है तो, और SC ST के लिए 17 मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये तो कर ली हमने सैम्पल पेपर की डिस्कशन। और अगर दूसरी बात, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं, एक एक चीज़ सीखना है, ठीक है, तो हमारा एक अभी नया कोर्स लॉन्च हुआ है और एक लॉन्च होने वाला भी है, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए स्पेशल तरीके से हम लोग करने वाले हैं। मैथमेटिक्स की तैयारी होगी, इसमें रीजनिंग की तैयारी होगी और फिजिक्स की भी तैयारी होने वाली है। एकदम अच्छे तरीके से कराऊंगा, खुद मैं कराऊंगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो अगर आप उस कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पे एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, जो भी करना है कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। या फिर आप कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं आप तो कमेंट सेक्शन में डाउट कर सकते हैं, आप कमेंट कीजिए। और दूसरी बात, ये तो मैंने मैथमेटिक्स का लेकर आया सैम्पल पेपर। अगर आप फिजिक्स का भी सैम्पल पेपर का डिस्कशन चाहते हैं तो अगले सेशन में हम वो भी लेकर आ जाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए कमेंट करना होगा। अगर अप्रोप्रिएट कमेंट आए मेरे पास, बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि हाँ सर करा दीजिए फिजिक्स का भी, तो ज़रूर मैं कराऊंगा पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। और फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और हाँ, कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो, और फिर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट मिलने वाले हैं अभी, ठीक है। अभी बहुत सारा और गेम होने वाला है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए सो डैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। और दूसरी बात बस, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।